स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो स्टडी करेंगे। तो पेज नंबर 150 पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल्स विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल ट्रेट, कोई भी स्पीशीज़, ये भी कह सकते हैं आप, किसी पॉपुलेशन में देखने को मिल रही है, आपको टिकी हुई है या फिर वो इंक्रीज़ भी हो रही है। तो इसके दो तीन कारण हैं। सबसे मेन जो रीज़न है दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? नेचर ने जिसे सिलेक्ट कर लिया। दैट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अगर बदलते हुए नेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट कर गया है, अपने आप को ढाल लिया, उसने टॉलरेट कर रहा है उन चेंजेस को, देन दैट स्पीशीज़ और ट्रेट में भी सर्वाइव। ठीक है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस आर पास्ड ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। और जिनका कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ, जो उनको हेल्प नहीं कर रहा उसमें सर्वाइव करने के लिए, दैट विल नॉट पास ऑन। दूसरा जो मेन कारण है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। पहला तो आपका कारण हो गया नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा कारण है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई अचानक से बहुत ही ड्रेस्टिक चेंजेस आ गए एनवायरनमेंट के अंदर, तो क्या होता है कि कोई कुछ स्पीशीज़ या कैरेक्टर्स की बात, यहाँ पर ट्रेट लेके वर्ड यूज़ किया तो हम ट्रेट ही वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि कोई भी ट्रेट मान लीजिए उस चेंज के साथ, ड्रेस्टिक चेंज जो आया एनवायरनमेंट के साथ, उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है, अपने आप को नहीं ढाल पा रहा है, तो या तो ख़त्म हो जाएगा या फिर वहाँ से माइग्रेट करके कहीं और चला जाएगा। और जो स्पीशीज़ कर गई है अपने आप को वो एडजस्ट, वो वहाँ पर सर्वाइव करेगी, सिर्फ एक वही दिखाई देगा आपको वहाँ पर। तो एक ही कारण हो गया। तीसरा इन्होंने बता रखा है व्हेन दैट ट्रेट गेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। भाई को वो कैरेक्टर जो है वो अपने आप को एक्वायर कर ले, बाई बर्थ तो नहीं है उसके अंदर, लेकिन जैसे ही चेंजेस हुआ एनवायरनमेंट में उसने कैरेक्टर को एक्वायर कर लिया अपना लाइफ टाइम के लिए, दैट विल बी ऑल्सो सर्वाइव इन दैट पॉपुलेशन। तो ये दो तीन मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। हाँ ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स हैं हमारे बाई बर्थ हैं, ठीक है, वो तो चलो आगे पास ऑन होंगे, लेकिन जो कैरेक्टर हमारा डेवलप हुआ है बर्थ के बाद अपनी, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि एनवायरनमेंट में किसी तरह का चेंज आया है तो उसके साथ सर्वाइव करने के लिए जो हम कैरेक्टर्स एक्वायर करे गए हैं, वो क्यों नहीं आगे ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर? वो कैरेक्टर इसलिए ट्रांसफ़र नहीं होते हैं क्योंकि वो गैमीट सेल के अंदर नहीं हुए हैं कैरेक्टर, ठीक है ना। एक नॉर्मल सेल में कैरेक्टर डेवलप हुए हैं, नॉर्मल मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर चेंजेस लाए हैं, लेकिन जो गैमीट सेल है उसमें चेंज नहीं आए। गैमीट सेल में चेंज नहीं आने का मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में चेंज ना आना, या फिर ये कह सकते हो आप बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो कि किसी डीएनए के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। जीन के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए में जब तक चेंज नहीं होगा तब तक अगली जनरेशन में वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बायोमोलिक्यूल है जो ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, वो है डीएनए। तो डीएनए में या जीन में या क्रोमोसोम में चेंज नहीं है तो वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई आर द स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स ए कॉज ऑफ वरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो घटती हुई संख्या है टाइगर्स की, वही बहुत कम रह गए हैं, वो एक बहुत ही चिंता का विषय क्यों है? चिंता का विषय तो है ही है कि अगर स्मॉल नंबर हो गया तो एक दिन गायब भी हो जाएगा, ख़त्म भी हो सकता है, वो सर्वाइवल पर बहुत बड़ा खतरा है, यानी कि उस स्पीशीज़ के वो ख़त्म हो गया तो वो स्पीशीज़ और वो जीन ही वहाँ से साफ़ हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कंप्लीटली कोई स्पीशीज़ जो है वो डाई आउट हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। वंस ए स्पीशीज़ इज़ एक्सटिंक्ट इट्स जीन्स आर लॉस्ट फॉर एवर, इसके जीन हमेशा के लिए ख़त्म, कभी भी रीएमर्ज नहीं हो सकते हैं। सो द स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स आर ए कॉज ऑफ वरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ genetics, because if they die out, then they become extinct, their genes will be lost forever। हमारी जो अगली आने वाली जनरेशन है वो कहेंगे क्या होता है टाइगर, दे विल नॉट बी एबल टू सी द टाइगर्स एट ऑल ना, तो वो कहेंगे कि टाइगर कैसे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ डायनासोर ऐसा होता है, वैसे ही वो पढ़ा करेंगे कि टाइगर ऐसा होता था, बट दे कैन नॉट सी देम। तो इसलिए एक चिंता का विषय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 159 पर, ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट consisted of breeding tall pea plants bearing violet flowers
विथ शॉर्ट पी प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर्स। पहले इस एक लाइन का मीनिंग बता देती हूँ आपको। मेंडल ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पर देखिए दो कैरेक्टर ले रखे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसका मतलब दो कैरेक्टर क्या, एक तो हाइट का कैरेक्टर लिया है, दूसरा फ्लावर कलर का कैरेक्टर लिया है। एक हाइट मतलब एक टॉल पी प्लांट लिए, शॉर्ट पी प्लांट, और टॉल पी प्लांट में कौन से कलर के फ्लावर हैं, वायलेट कलर के फ्लावर है, जबकि शॉर्ट पी प्लांट में कौन से कलर के फ्लावर है, वाइट कलर के फ्लावर हैं। The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as। जो प्रोजेनी आई है इनके दो करेक्टर वाले प्लांट्स को क्रॉस करवाने पर, उन प्रोजेनी के अंदर हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट प्लांट। वायलेट फ्लावर सबके अंदर पाया गया है, देखिए आधे में वाइट नहीं पाया गया, आधे में वाइट बिल्कुल भी नहीं, सब में वायलेट फ्लावर है, लेकिन हाइट जो है आधों की शॉर्ट है और आधे की टॉल है। इसके अकॉर्डिंगली आप इन चार ऑप्शन में से बताइए कि इनका जीनोटाइप क्या होगा। जेनेटिक मेकअप का मतलब है जीनोटाइप क्या होना चाहिए। सबसे पहले कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर कैपिटल टी लॉन्ग हाइट को शो करेगा, टॉल प्लांट्स को शो करेगा, और कैपिटल डब्ल्यू वायलेट फ्लावर को, दोनों डोमिनेंट है। ओके, स्मॉल टी शॉर्ट हाइट को शो करेगा और स्मॉल डब्ल्यू वाइट फ्लावर को, दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स है। आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो प्रोजेनी आ रही है इसमें फ्लावर सारे वायलेट है, यानी कि सबके सब डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं, जबकि हाइट आधों की शॉर्ट है और आधे की टॉल है। तो कैपिटल टी आधा, आधा स्मॉल टी, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। क्योंकि आप ये पूरा मैं वैसे क्रॉस वगैरह आपको समझा चुकी हूँ कि इसमें क्या होगा कि ऑल द प्रोजेनी जो कि वायलेट फ्लावर शो कर रही हैं, और पेरेंट टॉल प्लांट क्या है, हाफ है, जो कि डोमिनेंट जीन को शो कर रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ प्रोजेनी प्लांट्स वर शॉर्ट। दिस मीन्स दैट द पेरेंट टॉल प्लांट शुड कंटेन जीन फॉर टॉलनेस एज वेल एज शॉर्टनेस, दैट इज द पेरेंट प्लांट शुड हैव जीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी इन इट। तो नेचुरली कॉम्बिनेशन क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू। ये जेनेटिक मेकअप होगा या जीनोटाइप होगा इन तरह जो ऑफस्प्रिंग आएगी उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टडी फाउंड that children with light colored eyes are likely to have a parent with light colored eyes. On this basis can we say on this basis can we say anything about whether the light eye color trait is dominant or recessive, why or why not? हाँ जी, एक स्टडी करेगी किसी एक कैरेक्टर को लेकर के, देखा गया कि जो बच्चे हैं उनकी कलर आईज़ की कलर जो है वो लाइट कलर का है और उनके पेरेंट्स का भी ऐसा ही है। इस बेस पर आप क्या कह सकते हैं कि लाइट जो आई कलर है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है? भाई कैसे भी कुछ कह सकते हैं, सिर्फ एक ही लाइन तो बताई गई है कि हाँ पेरेंट का कलर आई का लाइट है। अगर उन्होंने 2-3 जनरेशन का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया होता उस बेस पर ही आप बता सकते थे कि ये कैरेक्टर लाइट है, डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। इसके लिए आपके पास कम से कम नहीं 2-3 जनरेशन का डेटा होना चाहिए, तभी ये बताया जा सकता है। ठीक है, बिकॉज रिसेसिव ट्रेट्स अपीयर ओनली व्हेन बोथ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट रिसेसिव जीन्स। और जो क्या नाम है, इसी तरह से आप डोमिनेंट ट्रेट के बारे में भी कह सकते हैं। इसलिए 2-3 जनरेशन का आपके पास रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ इज़ द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। हाउ इज़ द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। आपने पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन जो टॉपिक पढ़ा है वो यूं का यूं आप यहाँ पर फिट हो जाता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर किसी में भी जो है इक्वल जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेल और फीमेल का। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेकर बताया जा रहा है कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग की एक सेल के अंदर, 46, यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर में से 22 पेयर्स आपको पता है ऑटोजोम्स होते हैं, जबकि 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। और इस सेक्स क्रोमोसोम की भी अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर ये XX टाइप का होता है, जबकि मेल में ये XY टाइप का सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। जब रिप्रोडक्शन होता है तो गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं, आपको पता है मेल गैमीट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि 46 है हमारी सेल में, तो मेल जो गैमीट है जिसे हम स्पर्म बोलते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम जाएंगे। फीमेल गैमीट जिसे हम ओवम बोलते हैं उसमें भी 23 क्रोमोसोम जाएंगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं जब क्रोमोसोम हाफ हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो ये जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं और जब ये एक सेल बनाते हैं जिसे हम जाइगोट बोलते हैं,
उसके अंदर क्रोमोसोम कितना 23 मेल से आया, 23 फीमेल से आया, 46 हो गया, इसे हम डिप्लॉयड जाइगोट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ देखी है कि जाइगोट में 23 तो मेल ने से आया है क्रोमोसोम, 23 फीमेल से आया है, मतलब हाफ हाफ दोनों से आए हैं, यानी कि बिल्कुल बराबर संख्या में। सो हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द पेरेंट्स इज अकर्ड हियर। ठीक है ना। और इस 23 पेयर्स के अंदर जो आया है प्रोजेनी के अंदर, मेल से मान लीजिए आया 23, तो उसमें क्या है 22 तो ऑटोसोम्स हैं, ऐसे ही फीमेल से जो आया उसमें 22 ऑटोसोम्स, दोनों में एक जैसे हैं। लेकिन एक पेयर जो मेल में आया वो या तो एक्स वाई में से एक्स आया होगा या वाई आया होगा, जबकि फीमेल में जो एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक्स ही आएगा। तो इस तरीके से हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का होता है प्रोजेनी के बनने के अंदर, क्रोमोसोम का हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ओनली वेरिएशंस दैट कन्फर an advantage to an individual organism will survive in a population. Do you agree with this statement? Why or why not? Only variations that confer an advantage to an individual, मतलब किसी एनवायरनमेंट के अंदर वेरिएशंस अगर हो रही हैं तो उन वेरिएशंस के बाद ही एक कन्फर्मेशन होती है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन के अंदर सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, उसको उससे एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है भाई, सीधी सी बात है कि बिल्कुल एग्री करते हैं स्टेटमेंट से कि वेरिएशन कन्फर करती हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है उस वेरिएशन से। वेरिएशन माने चेंजेस, जो चेंजेस हुए हैं उनसे उनको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये तो वहाँ पर जो बची हुई स्पीशीज़ हैं वही ये कन्फर करेंगी। ठीक है। एक एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि मैंने पहले भी आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया था बैक्टीरिया का एग्जांपल, कि हॉट स्प्रिंग्स हैं, लाइक 100 डिग्री सेंटीग्रेड उनका टेम्परेचर है उसका, वहाँ पर बैक्टीरिया पाया जा रहा है। ठीक है ना। आइस लैब में भी बैक्टीरिया पाया जा रहा है, लेकिन उस हॉट स्प्रिंग में क्या सभी तरह के बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं सर्वाइव कर सकते। उस हॉट स्प्रिंग में फ़ायदा सिर्फ उस बैक्टीरिया का जो थर्मोफिलिक जो वहाँ पर पाया जा रहा है बैक्टीरिया। तो इस तरीके से वेरिएशन सबके लिए एक सी नहीं होती है, किसी को फ़ायदा होता है वेरिएशन से, किसी को नुकसान होता है वेरिएशन से। और जनरली क्या होता है कि जब वेरिएशन होती है उसके बाद जो सर्वाइव कर जाता है वही स्पीशीज़ आगे बढ़ती है और वही आपको उस एनवायरनमेंट के अंदर, उस पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलेगी। एक तरीके से रेवोल्यूशनरी या एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर वही स्पीशीज़ भाग लेती है। तो इस तरीके से वेरिएशन जो है उसके एडवांटेज बिल्कुल पता चलते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में। जिसको एडवांटेज हो रहा है वो सर्वाइव वहाँ करेगा, जिसको नहीं हो रहा है वो वहाँ से मूव ऑन कर जाता है। जितने भी क्वेश्चंस आप आज आपने पढ़े हैं इनको एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, फिर नोटबुक में लिख लीजिए।